नमस्कार, होमरूल टीवी भारत में आपके स्वागत है। लखनऊ से बड़ी प्रशासनिक खबर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज आवास एवं शहरी नियोजन विभाग की विस्तृत समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने वर्षों से लंबित आवश्यक और व्यावसायिक आवंटनों के त्वरित निस्तारण के लिए एक मुफ्त समाधान योजना ATS 2026 लागू करने के निर्देश दिए गए और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इस योजना के उद्देश्य बकाया और विवादित मामलों को त्वरित, पारदर्शी और जन केंद्रित समाधान सुनिश्चित करना है, जिससे आम नागरिकों को राहत मिल सके। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि OTS योजना का स्वरूप मानवीय और न्याय संगत और व्यवहारिक हो और एक मुफ्त भुगतान पर उपयुक्त छूट दी जाए और किस्तों में भुगतान का विकल्प भी उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि प्रदेश आवेदन का निस्तारण निर्धारित समय सीमा में किया जाए और ताकि आवंटियों को समय पर राहत मिले और विभागीय राजस्व भी सुदृढ़ हो। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए कि योजना की जानकारी सभी पात्र आवंटियों तक पहुंचे। इसके लिए व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए। पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन, पारदर्शी और उपयोगकर्ता अनुकूल होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने डिफॉल्टर मामलों के शीघ्र निस्तारण पर जोर देते हुए कहा है कि इससे नागरिकों को सुविधा मिलेगी और आवश्यक योजनाओं को नई गति मिलेगी। प्रयागराज से बड़ी राजनीतिक बयानबाजी सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी के प्रमुख और सांसद अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अगर अखिलेश यादव को भारत अमेरिका ट्रेड डील के बारे में कोई जानकारी नहीं है तो उन्हें इस पर बोलने से बचना चाहिए। उन्होंने बताया कि भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ को 50% से घटाकर 18 किया गया है और यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेहनत और प्रयासों से संभव हुआ है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि मोदी सरकार ने इसी तरह कई देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA साइन किए हैं, जिससे भारतीय व्यापार को नई दिशा और गति मिली है। लगा उन्होंने कहा कि भाजपा फिर से जो है जो फार्मर्स हैं उन पर अटैक कर रही है, उनकी आय कम कर रही है। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी को अगर भारत और अमेरिका ट्रेड डील की पूरी जानकारी नहीं है तो कोई प्रतिक्रिया उनको देने से बचना चाहिए। मैं जैसे अब भारत और अमेरिका के मामले में कोई प्रतिक्रिया दूं, वह मेरे स्तर का मामला नहीं है। लेकिन मैं ये जानता हूं कि अगर टैरिफ 50% था और टैरिफ वो 18% घट करके हुआ है तो ये मोदी हैं तो मुमकिन है। अगर यूरोपीय यूनियन 27 देश 45 करोड़ से अधिक की आबादी का क्षेत्र अगर फ्री ट्रेड डील का एग्रीमेंट हुआ है तो ये मोदी हैं तो मुमकिन है। यूके जो कभी हमारे देश पर राज्य करता था, आज उसके साथ फ्री ट्रेड डील हुई है और दुनिया में 5वें नंबर की वो अर्थव्यवस्था है और हम 4थे नंबर की अर्थव्यवस्था है। तो ये अपने आप में भारत की प्रगति को दर्शाता है। हमारी आर्थिक प्रगति लगभग 7% अनुमानित है। दुनिया को ये विश्वास नहीं था कि भारत इतनी तीव्र गति से प्रगति करेगा, लेकिन भारतवासियों को भरोसा है और अब पूरी दुनिया को भरोसा है कि भारत को प्रगति करने से कोई रोक नहीं सकता। राहुल गांधी ने आरोप लगाया है, उनका कहना है कि नरेंद्र मोदी जो है वो अब देश की मेहनत से, देशवासियों की मेहनत पर पानी फेर दिया है ट्रेड कर और ये हमेशा कॉम्प्रोमाइज करते हैं और इस बार भी कॉम्प्रोमाइज कर दिया है। देखिए, श्री राहुल गांधी जी और श्री अखिलेश यादव जी या आप ममता बनर्जी जी को भी जोड़ लीजिए, RJD के चाहे अब तेजस्वी यादव जी को भी जोड़ लीजिए, ये सत्ता वियोग में व्याकुल लोग हैं। ये सत्ता के बिना राजनीति नहीं कर सकते।
क्योंकि सेवा इनके संस्कार नहीं है और सत्ता इनको मिलने वाली नहीं है। 2047 तक विकसित भारत यह माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लक्ष्य निर्धारण किया गया है और हमें पूरा विश्वास है कि विकसित भारत भी 2047 से यानी अब से 21 साल बाद बन जाएगा और विकसित उत्तर प्रदेश भी बन जाएगा। और ये जो सत्ता के बिना बेचैन होकर के मुद्दा विहीन लोग फर्जी आरोप लगाते हैं, फर्जी तरीके से राजनीति करते हैं, उनकी राजनीति की ऐसी दुकान अब चलने वाली नहीं है। धन्यवाद। उत्तर प्रदेश के बरेली से एक अहम बयान सामने आया है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन राजवी बरेलवी ने केंद्र और प्रदेश सरकार से गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग की है। मौलाना शहाबुद्दीन राजवी बरेलवी का कहना है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किए जाने से समाज से जुड़े कई मसलों का समाधान हो सकता है। उन्होंने कहा है कि अगर इस्लाम के नज़रिए से देखा जाए तो गाय के दूध में शिफा है और यहाँ स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभकारी है, जबकि गाय का मांस खाने से बीमारियां होती है। मौलाना ने मुसलमानों से अपील करते हुए कहा है कि वे गाय को पाले और उसके संरक्षण में सहयोग करें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने गोदान फिल्म का एक पोस्टर रिलीज किया है और ये जो फिल्म है इसमें गाय की रक्षा सुरक्षा तहफ़्फ़ुज़ के सिलसिले में बहुत सारी कहानियां शामिल होंगी। बहरहाल मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से और भारत सरकार से दोनों हुकूमतों से मेरा मुतालबा है कि गाय को राष्ट्र पशु घोषित किया जाए। अगर राष्ट्र पशु घोषित कर दिया जाता है गाय को तो बहुत सारे मसाइल, समस्याएं, दिक्कतें हल हो जाएंगी। इतिहास के पन्नों में अगर आप जाके देखें, मुगल शासन हो या ब्रिटिश शासन काल हो या 1947 से लेकर के आज तक के वाकयात और हालात हों, तो बहुत सारी जगह पर गाय को लेकर के हिंदू मुस्लिम फिरका वाराना फसादात हो चुके हैं। तो इन फसादात को रोकने के लिए जरूरी है कि बेहतर कदम उठाया जाए। मैं इस्लामी नजरिया बताता हूं। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने गाय के ताल्लुक से एक हदीस शरीफ में फरमाया कि गाय के गोश्त में बीमारी है और गाय के दूध में शिफा है। पैगंबर इस्लाम की मंशा यह है कि गाय को खाया ना जाए बल्कि उसका दूध इस्तेमाल किया जाए अपने लिए, अपने परिवार के लिए, बच्चों के लिए, बीमार लोगों के लिए, ताकि उनको शिफायाबी हासिल हो सके। पैगंबर इस्लाम की मंशा भी यही है कि गाय की रक्षा सुरक्षा की जाए। मैं तमाम मुसलमानों से अपील करूंगा कि वो गाय पालें, गाय की सेवा करें और गाय का दूध खुद पिएं और अपने पूरे परिवार को पिलाएं। इसलिए पैगंबर इस्लाम की हदीस शरीफ कभी भी झूठी नहीं हो सकती, 100% सच साबित होगी और बहुत सारे मसाइल का हल भी हो जाएगा। बलिया जनपद से बड़ी स्वस्थ खबर सामने आ रही है। CHC सिकंदरपुर हॉस्पिटल की बदहाल व्यवस्थाओं का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि मरीजों के इलाज के लिए लगाए गए बेड पर आवारा कुत्ते आराम से सो रहे हैं। इस नज़रे को देखकर कोई भी हैरान हो जाएगा। वीडियो वायरल होने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। सवाल उठ रहे हैं कि जब मरीजों के बेड तक सुरक्षित नहीं है तो इलाज की पूरी व्यवस्था कैसी होगी। विशेषज्ञ और नागरिकों का कहना है कि यहाँ वीडियो हॉस्पिटल की लापरवाही और व्यवस्थाओं की पोल खोलता है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस गंभीर स्थिति में क्या कदम उठाता है। दिल्ली से बड़ी राजनीतिक खबर सामने आ रही है। लोकसभा से 8 सांसदों
के निलंबन को लेकर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का तीखा बयान सामने आया है। निशिकांत दुबे ने कहा कि सिर्फ 8 नहीं बल्कि और भी सांसदों को सस्पेंड किया जाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि संसद गुदगर्दी करने की जगह नहीं है। जो संसद सदन में हंगामा कर रहे थे वे नियमों का उल्लंघन कर रहे थे। बीजेपी सांसद ने आरोप लगाया कि कुछ सांसद सेक्रेटेरिएट की टेबल पर कूद गए और अधिकारियों को धमकाने की कोशिश की और स्पीकर की ओर कागज फेंके गए। निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी के बयान का जिक्र करते हुए कहा कि संसद स्पीकर के नियमों से चलती है, किसी की मर्जी से नहीं। इसके साथ ही उन्होंने आर्मी एक्ट का हवाला देते हुए कहा कि कोई भी जनरल पद पर रहते हुए किताब नहीं लिख सकता है और इसके लिए भारत सरकार की अनुमति आवश्यक होती है। छह ने 8 लोगों को सस्पेंड किया गया है और ज्यादा लोगों को सस्पेंड करना चाहिए था। ये गुंडागर्दी का कोई जगह नहीं है, ये सभी गुंडे हैं। आज आप समझिए कि उन्होंने क्या किया, टेबल पर कूद कर जो वहां के अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, जो लोकसभा सेक्रेटेरिएट में पक्ष और विपक्ष दोनों को सहयोग करते हैं, आप उनको डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, आप उनको जो है टेबल पर कूद रहे हैं, आप स्पीकर के ऊपर जो है लाठी डंडा की तरह जो है कागज फेंक रहे हैं, मिट्टी फेंक रहे हैं। ये गुंडागर्दी है ना। और उसमें राहुल गांधी कहते हैं कि मैं अपनी मर्जी से बोलूंगा। आपकी मर्जी नहीं चलेगी, ये पार्लियामेंट स्पीकर की मर्जी से चलता है। स्पीकर यहाँ के कस्टोडियन है और आर्टिकल 105 में ये सारे अधिकार संविधान निर्माताओं ने सारे अधिकार स्पीकर को दिए हैं। यदि पार्टी भी बोलने के लिए और स्पीकर कहें कि नहीं बोलना है तो नहीं बोलेंगे। टाइम यदि पार्टी तय कर दी और स्पीकर कहते हैं कि नहीं आपका टाइम नहीं दूंगा मैं, तो कोई इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता। जो 389 है रूल का, वो कहता है कि सारे डिसीजन स्पीकर के हाथ में हमने सौंप दिए। जैसे कि आर्टिकल 368 है कॉन्स्टिट्यूशन का कि पार्लियामेंट को ये पूरा अधिकार है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज कर सकता है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि मुझे बोलने नहीं दिया रहा है। किस चीज का ऑथेंटिकेशन? मैंने कल भी कहा, फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। जनरल थिमैया किताब लिखना चाहते थे, जनरल करियप्पा किताब लिखना चाहते थे, जनरल कौल किताब लिखना चाहते थे, जनरल मानिक साव किताब लिखना चाहते थे। नहीं तो अभी उदाहरण है, जनरल वीके सिंह ने भी किताब लिखी। ये जितने किताब हैं, ये किताब जनरल थिमैया का, जनरल करियप्पा का, जनरल मानिक साव का, जनरल कौल का कांग्रेस ने नहीं लाने दिया। मधुलिमिया जी ने पार्लियामेंट लाइब्रेरी में जाइए, मधुलिमिया जी उस किताब के बारे में बोल रहे हैं, नाथ पई उस किताब के बारे में बोल रहे हैं, पीलू मोदी उस किताब के बारे में बोल रहे हैं, अटल बिहारी वाजपेयी उस किताब के बारे में बोल रहे हैं। और सभी जगह, कई एक जगह नेहरू जी ने खुद, कई एक जगह इंदिरा जी ने खुद ये कहा। नेहरू जी ने तो करियप्पा के बारे में कहा कि ये पागल हो गया है, इंसेन हो गया है। और इस तरह की कोई किताब कभी जीवन में आई नहीं। दूसरा क्या है कि एक्सप्रेशन, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, जिसमें कि आप एक्सप्रेस कर सकते हो अपनी बातों को, उसने कहा है आर्टिकल 2, 3, 4, 5, 6 पढ़ लीजिए। वो ये कह रहा है कि यदि कोई लॉ एग्जिस्ट करता है नेशनल सिक्योरिटी का, फ्रेंड नेबरिंग कंट्रीज का, तो इसके ऊपर ये नियम लागू नहीं होता है। इवन 105 में भी ये राइडर दिया गया है। आर्मी एक्ट 1954 ये कहता है कि कोई भी जनरल किताब नहीं लिख सकता है, यदि वो चेयर पर है। दूसरा, 2021 का जो पेंशन नियम है, जो हमने ऑर्डर, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है, उसके आधार पर भी कोई भी किताब लिखने के लिए आपको भारत सरकार से परमिशन की आवश्यकता है। यही कारण है कि वीके सिंह साहब बहुत चीजें एके एंटनी के बारे में लिखना चाहते थे, वीके सिंह साहब मनमोहन सिंह जी के बारे में लिखना चाहते थे, क्योंकि आपको पता है कि उनके ऊपर आरोप था कि उन्होंने चढ़ाई कर दिया था, वो प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, मार्शल लॉ लागू होना चाहता था। लेकिन भारत सरकार ने, वो हमारे सांसद थे, वो हमारे मंत्री थे, तो भी भारत सरकार ने उन सारे पेपर को लिखने की इजाजत जनरल वीके सिंह को नहीं दी। तो जब नहीं दी तो आर्मी के ये तो एनआरकी पैदा करना चाहते हैं, और एनआरकी ऐसा पैदा करना चाहते हैं कि ये पाकिस्तान की तरह कैसे सिचुएशन हो जाए, बांग्लादेश की तरह कैसे सिचुएशन हो जाए। मतलब मैं आपको बताऊं कि पागलपना का कोई हद है, और उसका कोई नाम है एक व्यक्ति, तो वो राहुल गांधी। सर, वो कह रहे कि विपक्ष को दिल्ली से संसद के भीतर की बड़ी राजनीतिक खबर सामने आ रही है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सरकार और प्रधानमंत्री पर गंभीर आरोप लगाए हैं। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार यह दावा कर रही है
कि कोई किताब मौजूद ही नहीं है और स्पीकर भी यही कह रहे हैं, जबकि देश के हर युवा को सच्चाई दिखनी चाहिए। राहुल गांधी के मुताबिक यह पूर्व आर्मी चीफ जनरल नरवाने की किताब है जिसमें पूरी घटना विस्तार से लिखी गई है। राहुल गांधी ने सदन में कहा कि जब चीनी टैंक कैलाश रिच तक पहुंच गए थे तब तत्कालीन आर्मी चीफ जनरल नरवाने ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को फ़ोन किया, लेकिन उन्हें कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला। उन्होंने कहा कि जनरल नरवाने ने विदेश मंत्री, NSA और रक्षा मंत्री से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कहीं से कोई निर्देश नहीं आया। बाद में राजनाथ सिंह ने कहा कि वहां टॉप से पूछेंगे। राहुल गांधी के अनुसार उस समय टॉप का स्टैंडिंग ऑर्डर था कि चीनी सेना के आने पर बिना अनुमति गोली नहीं चलाई जाएगी, जबकि भारतीय सेना चीनी टैंकों पर कार्रवाई करना चाहती थी क्योंकि वे भारतीय क्षेत्र में घुस आए थे। राहुल गांधी ने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैसेज भेजा, जो उचित समझो वो करो। राहुल गांधी ने कहा कि इसका मतलब यह है कि प्रधानमंत्री ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई और फैसला आर्मी चीफ पर छोड़ दिया। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि जनरल नरवाने ने अपनी किताब में लिखा है कि उस वक्त उन्हें बहुत अकेला महसूस हुआ और पूरा सिस्टम उन्हें छोड़ चुका था। ये सरकार कह रही है कि किताब है ही नहीं। Speaker has said that this book does not exist. Government has said this book does not exist. Rajnath Singh ji has said this book does not exist. Every youngster in India should see that this book exists. This is Mr. Narawane's book. नारावने जी की किताब है। इसमें उन्होंने पूरा अकाउंट लिखा है, जो लद्दाख का जो अकाउंट था। और मुझे कहा गया है, सॉरी ये रहा, और मुझे कहा गया है कि मैं इस बुक को कोट नहीं कर सकता हूं, बट यहाँ पे पूरा लिखा है। यहाँ पे मेन लाइन है जो प्रधानमंत्री ने कही, जो उचित समझो वो करो। राइट? जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल नारावाने ने राजनाथ सिंह जी को फोन किया और कहा कि देखिए कैलाश रिच पर चाइनीज टैंक्स आ गए हैं, हमारी टेरिटरी है, कैलाश रिच पर चाइनीज टैंक्स आ गई हैं, हमें क्या करना है। पहले राजनाथ सिंह जी ने उनको रिप्लाई नहीं दिया। उन्होंने जयशंकर जी से पूछा, NSA से पूछा, राजनाथ सिंह जी से पूछा, कोई रिप्लाई नहीं आया। फिर उन्होंने राजनाथ सिंह जी को फोन किया। राजनाथ सिंह जी ने कहा कि मैं टॉप से पूछता हूं। राइट? ऑर्डर था, स्टैंडिंग ऑर्डर था टॉप का कि अगर चाइनीज फोर्सेस अंदर आएंगी तो उनपे बिना हमारे पूछे फायर नहीं करना है। नरवणे जी और हमारी जो आर्मी थी, जो सेना थी, वो उन टैंक्स पर फायर करना चाहती थी क्योंकि वो टैंक्स हमारी टेरिटरी में आ गई थी। नरेंद्र मोदी जी ने मैसेज दिया कि देखिए, जो उचित समझो वो करो। मतलब नरेंद्र मोदी जी ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। उन्होंने आर्मी चीफ से कहा कि देखो भैया, आपको जो करना है करो, मेरी बस की नहीं है। और आर्मी चीफ ने साफ, नरवाने जी ने साफ लिखा है इसमें, आई फेल्ट रियली अलोन, मैं बिल्कुल अकेला था, आई वॉज अबैंडन्ड बाय द एंटायर एस्टेब्लिशमेंट। दिस इज व्हाट दे आर स्केर्ड of me saying that करना क्या चाहिए था? प्रधानमंत्री को क्या करना चाहिए था सर? राहुल जी पीएम को क्या करना चाहिए था? I don't think PM will have the guts to come to the Lok Sabha today, because if he comes, I'm going to give him this book. So if PM comes, I will go physically and hand him this book so he can read it and उनको पता लग जाए कि उनकी सच्चाई क्या है। हल्द्वानी नैनीताल से बड़ी खबर। केंद्र बजट 2026-27 पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह ढीमी ने प्रतिक्रिया दी है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यहां बजट केवल वर्तमान की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करता बल्कि विकसित भारत 2047 की नींव भी रखता है। ढीमी ने बताया कि इस बजट में यहां स्पष्ट किया गया है कि भारत के कदम विकास के संकल्प की ओर कैसे बढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि यहां बजट साबित करता है कि सरकार के लिए विकास केवल आंकड़ों का विषय नहीं है बल्कि आम नागरिकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में तथा माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा प्रस्तुत केंद्रीय बजट जो प्रस्तुत किया गया है वो बजट भारत के संपूर्ण जनगण मन की आशाओं, आकांक्षाओं, आत्मनिर्भरता और उनके आत्मविश्वास का ये बजट है। और ये बजट न केवल वर्तमान की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है बल्कि विकसित भारत 2047 की मजबूत और उसकी टिकाऊशील आधारशिला भी रखता है। और ये संकल्प जो विकसित भारत का है उस संकल्प की ओर भारत के कदम किस प्रकार से आगे बढ़ेंगे, क्रमशः इस बजट में उसका पूरी तरह से प्रावधान किया गया है। ये बजट इस बात का भी प्रमाण है कि आज की सरकार माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में केवल विकास उनके लिए आंकड़ों का विषय नहीं है बल्कि आम नागरिकों के जीवन में वास्तविक और सकारात्मक बदलाव की एक पहल है, एक माध्यम है। यह बजट जहां मध्यम वर्ग, करदाताओं और समाज के अंतिम छोर में काम करने वाले श्रमिकों के लिए राहत और सम्मान का बजट है। नवाचार, विनिर्माण, रोजगार को केंद्र में रखकर तैयार किया गया यह बजट देश की उत्पादकता क्षमता बढ़ाने के साथ साथ स्थायी रोजगार के नए अवसर पैदा करेगा जो देश के दीर्घकालीन आर्थिक भविष्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस बजट में 12 लाख करोड़ रुपए से अधिक का पूंजीगत व्यय इसका प्रावधान किया गया है जो यह दर्शाता है कि सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, विनिर्माण के क्षेत्र में केवल आज की आवश्यकताओं की ही नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों की शक्ति मांगती है। इस बजट में 7 नए कॉरिडोर, आधुनिक परिवहन नेटवर्क, लॉजिस्टिक ढांचे का विस्तार, निवेश, उद्योग और क्षेत्रीय संतुलन को मजबूती देने का प्रावधान है। वाराणसी हल्दिया जलमार्ग। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही ताज़ा खबर देखते रहिए होम मिल टीवी भारत।